बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है। जी गुड। मैसेज आ गया। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, ग्रेटफुल मिस्टर समर इकबाल, मिस्टर असद रहमान। एंड टुडे वी हैव आवर थर्ड कैंडिडेट एज वेल, मिस्टर ताहिर लतीफ़। आपको भी खुश आमदेद आज के इस सेशन में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। So, gentlemen, let's have start. I hope before starting, you all are well and fine at your places. जहाँ पे भी आप लोग हैं खैरियत से हैं, आपके घर बार भी खैरियत होगी और आपके जॉब में, आपकी वर्क एक्टिविटीज़ में भी इंशाल्लाह ताला खैरियत होगी। So, gentlemen, today we are going to discuss environmental management system. सबसे पहले आज का हम एजेंडा जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं एज अवर यूजुअल रूटीन। बिफोर गोइंग दैट थोड़ा सा हम अगर क्वालिटी मैनेजमेंट को एक ओवरव्यू कर लें, सो दैट क्योंकि ये स्टैंडर्ड सारे लिंक्ड हैं, बल्कि क्वालिटी मैनेजमेंट से भी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, इंट्रोडक्शन पे चले जाते हैं कि जितने भी आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज़ पीडीसीए मॉडल। ठीक है, प्लान डू चेक एक्ट। ऑन दैट फोर पिलर्स द फाउंडेशन देयर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेज। ठीक है, जो कि 10 क्लासेस पे मुश्तमिल होता है तमाम स्टैंडर्ड्स का। जैसे कल हमने क्वालिटी, कल और इससे एक दिन पहले हमने क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की तमाम क्लॉजेस को डिटेल से डिस्कस किया। उसमें जो पहला पार्ट होता है उसमें 3 क्लासेस होती हैं। ज़ीरो भी एक क्लॉज कंसिडर होती है, बट वो उसका कोई नंबर नहीं है, उसको ज़ीरो ही कहते हैं। तो ज़ीरो के आगे जो सेक्शंस हैं क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ये स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में है। दे टेल अस कि व्हाट दैट स्टैंडर्ड इज़, हाउ इट वाज डेवलप्ड एंड हु वाज द रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप दिस स्टैंडर्ड। प्री फेस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी कमेटी स्पेशली इन्वॉल्व होती है जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए। इसी तरह जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है आईएसओ का, इसके लिए भी डिफरेंट कमेटी फॉर्म होती है। प्रोसेस जो उनका रूल मेकिंग का प्रोसीजर है या स्टैंडर्ड मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम होता है। और इसी तरह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड भी डेवलप किया गया। ठीक है, और बाकी जो ऑपरेशनल पार्ट है उसके अंदर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट की जो क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक है, इनकी तमाम की हमने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड की थी, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनको कैसे फुलफिल किया जाता है। सो जेंटलमैन, टुडे वी हैव डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आज हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर इज द सेम। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट के जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। इसी वजह से कि ये उसकी हमने बहुत सारी रीजंस भी बिफोर टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि और आईएसओ बेसिकली चाहती है कि ये जो है ना इनके अंदर तमाम जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक प्रोसेस अप्रोच के तहत डेवलप होते हैं ना। तो ये आपके स्टैंडर्ड जो है ना कोई आइसोलेटेड एंटिटी की तरह नजर ना आए आपके बिजनेस के अंदर कि कोई ये कोई स्पेशल चीज है। ये आपके ऑलरेडी जो बिजनेस प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना उनके अंदर इंटीग्रेट हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, मिक्स हो जाए उनके अंदर। ठीक है ना, तो तभी आपके जो बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, उसकी लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसकी डिफरेंट जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेंगे, तो तब तक आप ओवरऑल अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के जैसे हमारा क्वालिटी में कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, उसमें हमने फोकस किया था कस्टमर्स के ऊपर या जो क्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर फोकस किया था। अब यहाँ पे हमारा ऑल्दो द फाउंडेशन एंड द स्ट्रक्चर इज द सेम बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। ठीक है, इन्वायरमेंट की वो अंडरस्टैंड भी करेंगे, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और उनका हल कैसे करना है उसके ऊपर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे हमने पिछला जो स्टैंडर्ड पढ़ा उसमें बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट था क्वालिटी का।
तो क्वालिटी से रिलेटेड ही हमने जो उसकी क्लॉजेस थी उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स मौजूद थी उनको अंडरस्टैंड किया था इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड। मतलब अगर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, जो क्लास 4 हमारी ऑपरेशनल क्लास हमने स्टडी की थी कल, उसमें हमने कहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, हमने क्लास 4.1 की रिक्वायरमेंट है। बट दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो इन्वायरमेंट का आ जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, उसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आईएसओ का ये जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है 14001, जैसे अब मैं आपको बता चुका हूँ बिफोर टाइम भी, कि ये जो ये फैमिली ऑफ कोड्स होती है, जैसे 9001 है वो स्पेसिफिक है क्वालिटी के लिए। इसी तरह 14001 है, या इससे प्रीवियस जो वर्जन थे 14000 2008 वाला, ठीक है, ये 14000 की जो फैमिली है ये स्पेसिफिक है इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आगे इसका जो पब्लिश ईयर है वो मेंशन होता है। जैसे अभी जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इन स्टैंडर्ड जो है, अभी जिस तरह क्वालिटी का 2015 में लास्ट एडिशन जो आया था और वो अभी तक चल रहा है, अभी इसमें अपग्रेड नहीं हुआ, नया वर्जन अभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा तो फिर ये उस जो एग्जिस्टिंग इस स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहे हैं वो उन चेंजेस को अडॉप्ट करके माइग्रेट कर जाएंगे नए वर्जन के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह अभी भी ये अब देखें, जब कोई भी स्टैंडर्ड अपग्रेड होता है या अपडेट होता है उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आती, कोई मतलब सब क्लासेस के अंदर कोई माइनर चेंजेस आती हैं, और उस स्टैंडर्ड के अंदर जो नया वर्जन होता है उसमें वो चेंजेस मेंशन कर दी जाती हैं। और फिर गाइडेंस भी दी जाती है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहले ये पुराना स्टैंडर्ड जो है उसकी सर्टिफिकेशन मौजूद है, वो सिर्फ ये जो चेंजेस हैं इनको ऑडिट करवाएं और अपनी माइग्रेट करवा लें अपनी सर्टिफिकेशन को, ठीक है, वो नए मैनेजमेंट स्टैंडर्ड नए वर्जन के ऊपर माइग्रेट हो जाएं, अपग्रेड हो जाएं, तो वो इजी होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता उसमें। तो सबसे पहला जो आज का हमारा एजेंडा पॉइंट है दैट इज ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लासेस 4 to 10 ऑफ ISO 14001 2015। बेसिकली चूंकि हम इंटरनल ऑडिटिंग कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है ये ऑपरेशनल जो क्लासेस हैं उनके साथ है। बाकी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे बेसिक भी जो मतलब उसका इंट्रोडक्शन है स्टैंडर्ड का, ये डॉक्यूमेंट भी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगा जिसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आपको मैंने क्वालिटी में जो इंट्रोडक्टरी क्लासेज हैं उनके अंदर ब्रीफ किया था। इसी तरह इन्वायरमेंट की जो इंट्रोडक्टरी क्लासेज हैं 0, 1, 2, 3, ये बेसिकली टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, उस स्टैंडर्ड का ओवरऑल स्कोप बताया गया है। और उसमें कुछ मतलब है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन सी सतह पे होता है, और मतलब इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशनल जो है वो उसके अंदर मौजूद है इंट्रोडक्शन में। तो उसका ऑडिट के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कराया जाता है कि ये स्टैंडर्ड आईएसओ ने किस तरह डेवलप किया है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, कौन सी कमेटी इसमें शामिल हुई, इस तरह की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। तो आज का जो हमारा मतलब एजेंडा है उसमें जो एक तो हमने जो ऑपरेशनल क्लासेस हैं इनको डिटेल से डिस्कस करना है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड की, क्योंकि ऑडिटेबल क्लॉजेस यही हैं, इनकी जो आगे फर्दर सब क्लासेस हैं उनको मैं डिटेल से ब्रीफ करूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में कंडक्ट एस्पेक्ट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से डिफरेंशिएट करती है यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, वो है वहाँ पे क्वालिटी को फोकस किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, यहाँ पे इन्वायरमेंट को फोकस किया जाता है। तो इन्वायरमेंट को जब आप फोकस करेंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो टर्म यूज हुई है इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। और एक और टर्म यूज हुई है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ठीक है ना। फिर इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, जिस तरह हेल्थ और सेफ्टी में हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसी तरह रिस्क होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं उनको कहते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना।
वो आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, तो इसमें सबसे जो कोर चीज़ है इस स्टैंडर्ड की वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स होती है। इनके रेक्टिफिकेशन, इनकी इवैल्यूएशन, फिर इनको इनका इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना कि किस लेवल का इम्पैक्ट हुआ है, और उसके बाद फिर इनकी इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग करना, ठीक है ना। ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जो कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, उसको हिंडर कर रहे हैं, उन एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उनको मिटिगेट करने के लिए प्लान करें और उनको एक लिमिट के अंदर लेके आए ताकि उनका इम्पैक्ट कम से कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी उससे मुतासिर ना हो, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। देन वी विल अंडरस्टैंड द लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस, LORC। इसमें अब लीगल रिक्वायरमेंट्स भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें आजकल आपको पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन से निकल के ये पूरे मतलब क्या कह लें कि आप क्लाइमेट को जो इम्पैक्ट कर रहा है, और इस क्लाइमेट का इम्पैक्ट आपके ऊपर ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है। उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा है या किस पे कम है। जो जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो उसमें जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी मुतासर होती है। अब उसमें जो मतलब है कि इमिशंस हो रही हैं, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब कंट्रीब्यूशन है टू टू डिक्रीज द इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी, मतलब इन्वायरमेंट को ख़राब करने में जो इंसानों की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशंस, डस्ट, ठीक है, या और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ एनर्जी है, यूज़ ऑफ वाटर है, इसको जब हम मतलब प्रॉपर यूज़ नहीं करते, इसको जब हम एक मतलब है कि उसको एक फ्रेमवर्क में यूज़ नहीं करते, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। उन इम्पैक्ट्स को भी हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। फिर उसके बाद लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों ज़रूरी है। और ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर कंप्लायंस का बड़ा मेजर रोल है। लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कंप्लायंस का बड़ा मेजर रोल है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस को पहले तो अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस्म के इन्वायरमेंटल रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। मसलन आप जिस भी मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं आपके मुल्क के अंदर, वो किस किस्म के हैं, कौन से लॉज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके मुताबिक कंप्लायंस करना, मतलब उनके मुताबिक अमल करना, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज, ठीक है ना। तो जब आप इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे, तो ऑब्वियसली आप फिर अपने मुल्क की जो कवानीन है, अपने एरियल जो वहाँ के लोकल जो कवानीन है उनके ऊपर अमल कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है उसको मतलब डेवलप करना सीखेंगे। उसका मैं आपको एक डेवलप करने का तरीका बताऊंगा। पॉलिसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको देखें यहाँ पे, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूंकि इंटरनल ऑडिटिंग है, तो इसमें हम हर स्टैंडर्ड की हर मतलब क्लॉज को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बट ये है कि उसका एसेंस आपको समझ आ जाए। उसके उसमें किसी स्टैंडर्ड में मैं आपको रिस्क असेसमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दूंगा, किसी स्टैंडर्ड में मैं आपको प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दूंगा, किसी स्टैंडर्ड में मैं शुरू में मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट सारे स्टैंडर्ड्स का ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अब इस स्टैंडर्ड में मैं आपको पॉलिसी जो है, और ये पॉलिसी अगर आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की भी पॉलिसी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो सेम रूल्स अप्लाईज ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसी, health and safety management policy और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पॉलिसी, इवन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पॉलिसी जो है,
ये सेम पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। बट ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टैंडर्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक उसकी डिटेल चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपसे स्टॉप शेयर करूंगा और एक दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है, उस पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जरा आप मुझे एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा और इंशाल्लाह देन वी विल बी। एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा, मैं आई एम गोइंग टू शेयर यू दी डॉक्यूमेंट जो कि आपको तमाम क्लॉजेस की अंडरस्टैंडिंग जिसमें मैं आपको करवाऊंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि आपको तमाम जो ऑपरेशनल क्लॉजेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए अच्छे तरीके से, ठीक है जी। लेट मी शेयर यू दी डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, ये आ गया, यस। तो जिनमैन काइंडली गिव मी अ फीडबैक कि आपको मेरी नई जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो रही है और आवाज़ भी क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है उसमें। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। हम आगे बात करते हैं क्लास फोर की, ठीक है। क्लास फोर में जो पहली ऑपरेशनल क्लास है दैट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इस क्लास का टाइटल है और उसमें फर्दर आगे दो सब क्लासेस हैं, बल्कि चार सब क्लासेस हैं, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वही है क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड का। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ जाती हैं, कुछ सब क्लासेस में वेरिएशन आ जाती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो ये जो क्लॉजेज हैं ये हमें कहती हैं कि आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अब उसमें क्वालिटी में हमने पढ़ा था कि क्वालिटी से रिलेटेड जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, बट हेयर वी विल आइडेंटिफाई द इश्यूज रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट। मिसाल के तौर पे हम जो इंटरनल एनालिसिस करेंगे उसमें हमने सॉर्ट एनालिसिस किया था, यहाँ पे हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे, अपने प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको वैल्यूएट करेंगे, प्रोडक्ट्स जो हमारी बन रही है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स से उनके बनने के प्रोसेस के दौरान में जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, या हम सप्लाई चेन का जो फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, या जो वेस्ट जनरेशन हो रही है, या रिसोर्स कंजम्पशन हो रही है हमारी। अगर टू मच रिसोर्स आपकी कंजम्पशन होती है तो आपके रिसोर्सेज जो है वेस्ट होते हैं, ठीक है ना। या कोई इमिशन हो रही है हमारी किसी भी फैक्टर से, प्रोडक्शन से, या मतलब एनर्जी के यूज़ से, कोई हम लोग ज़ाहिर है जिस जगह पे हम काम कर रहे होंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों का वास्ता पड़ता होगा। ये इनपुट्स आपको डेफिनेटली वहाँ पे फेस करनी पड़ती होंगी और उनके कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्रिएट होते होंगे, ठीक है ना। और इसी तरह जो लीगल लॉज हैं अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंटल कंसर्न, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है थ्रू इंटरनल एनालिसिस के। उसके बाद आप एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे मतलब जो रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, जो या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और जो इस किस्म की क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मसलन कहीं पे बारिश तेज़ हो गई है, कहीं पे तूफान आ गया है, तो ये आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से तो जनरेट नहीं ना होते, लेकिन ये आउटसाइड आपको इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मसलन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी कहीं पे काम कर रही है, वहाँ पे तूफान आ जाता है एकदम,
اب وہ طوفان آپ کے انٹرنل ایشوز کی وجہ سے تو نہیں آیا کہ مطلب آپ نے اپنی کمپنی میں کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے جس کی وجہ سے وہ طوفان آ گیا. وہ طوفان جو آیا ہے وہ بیسیکلی اوور آل جو انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ آپ کو چونکہ متاثر کر رہا ہے اس لیے وہ آپ سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے. آپ نے اس طرح کی ایشوز کو بھی, جیسے ارتھ کویک ہو جاتا ہے. اب ارتھ کویک جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک کسی ایک آرگنائزیشن کی پروڈکٹ تو نہیں ہوتی, وہ تو مطلب ایک نیچرل کلیمٹی ہے, تو لیکن امپیکٹ کر جاتی ہے آپ کے بزنس کو, اس لیے اس کو آپ ایکسٹرنل ایشو کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. اب اگر ہم اس کی مثال لے لیں, اب مینوفیکچرنگ کمپنی میں آئیڈینٹیفائی انرجی یوز اینڈ ہیزرڈیس ویسٹ as key internal concern, while stricter emissions regulations and rising community as key internal concerns about pollutions are external factors. مثلاً جو ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہ اگر آپ اپنے انٹرنل فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرے گی تو ان میں کون کون سے ہو سکتے ہیں. مثلاً انرجی یوز, جو جس ٹائپ کی وہ انرجی یوز کر رہے ہیں, مثلاً اگر آپ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں, مثلاً آپ فیول یوز کر رہے ہیں, مثلاً آپ گیس کا یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ہر انرجی سے جو ایمیشنز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. گیس کی جو ایمیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. فیول کی ایمیشن, فیول میں پھر ٹائپس آ جاتی ہیں, گیس مطلب پیٹرولز ہیں, ڈیزلز ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے ٹائپس ہیں جو مطلب آپ یوز کرتے ہیں. اب ان کے جو ایمیشنز ہوتے ہیں اس سے امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا جو ہیزرڈیس ویسٹ آپ کے پروڈکٹ ایکٹیویٹی سے جو بھی مینوفیکچرنگ آپ پروسیس کر رہے ہیں, اگر آپ مثال کے طور پہ ٹینریز کا کام کرتے ہیں, چمڑے کا کام کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں اس سے سوری میرا خیال ہے کہ یہ شاید ویری کلیئر, اوکے چلیں ٹھیک ہے. مجھے ایسے لگا جیسے کہ اسکرین آپ کو لیٹ سے دکھائی دی ہے, بٹ یہ ہے کہ نو پرابلم, اگر کوئی بیچ میں پورشن مس بھی ہوا ہے تو ریکارڈنگ میں یو کین ریویو اٹ. سو وی آر انڈرسٹینڈنگ دی کلاس 4 کے مطلب اس میں انٹرنل انالیسس ہم نے کیسے کرنا ہے, اپنے انٹرنل ایشوز انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, ایکسٹرنل ایشوز انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اب اگر ایک مثال بھی یہاں پہ دی ہے کہ مطلب انرجی یوز ہیزرڈیس ویسٹ آپ کا انٹرنل ایشو ہے, لیکن جو مطلب ہے کہ ایمیشنز مطلب ہے کہ کو کنٹرول کرنا ہے, ایمیشنز کا ایک میکسیمم سٹینڈرڈ آپ نے کمپلائی کرنا ہے, وہ مطلب ایک ایکسٹرنل ایشو ہے, کیونکہ وہ کسی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو گورنمنٹ کی ایجنسی ہے یہ ان کا لا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے, مطلب آپ ایک سرٹن لیول سے زیادہ کسی چیز کی ہیزرڈیس ایمیشنز یا ہیزرڈیس ویسٹ وہ مطلب جنریٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس ایکسٹرنل فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر آپ ان قوانین کو کمپلائی یعنی کہ اس پہ اوپر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل بوتھ ٹائپس آف ایشوز جو ہوتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ 4.1 کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح 4.2 کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں آپ کی جو کہ انوائرمنٹل کنسرن سے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا یہ 4.2 کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی ان کی نیڈس کو اور ایکسپیکٹیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا. سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ میپ آؤٹ اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ کسٹمرز, آپ کے جو کسٹمرز ہیں, انویسٹرز ہیں, ریگولیٹرز ہیں, کمیونٹیز ہیں, سپلائرز ہیں, این جی اوز اینڈ امپلائیز, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو کہ آپ کے بزنس سے ان کا کنسرن ہے, جن کا آئیڈینٹیفائی دیئر انوائرمنٹل ایکسپیکٹیشن. مثلاً customers may want greener products, investor may look for sustainability and communities may demand reduced emission, ٹھیک ہے نا. یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی نا, جو آپ کی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے بزنس کے, ٹھیک ہے. مثلاً آپ کے جو کسٹمر ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس کے علاوہ بھی ان کی خواہش ہو سکتی ہے, ان کی نیڈز ہو سکتی ہے جو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہاں پہ ایک مثال کے لیے آپ سمجھایا ہوا ہے کہ کسٹمر میں وانٹ گرینر پروڈکٹس, مثلاً وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گرینر پروڈکٹس تیار کریں, ٹھیک ہے. انویسٹر جو ہے جنہوں نے آپ کے بزنس میں شیئر ہولڈنگ کی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بزنس سسٹینیبل ہو, مطلب اس کے اوپر
कोई आउटसाइड या इनसाइड या कोई पॉलिटिकल या कोई इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ना आए, सस्टेनेबल हो, वो बिजनेस चलता रहे, ठीक है ना। तो ये आपके मतलब है कि वो इन्वेस्टर्स की, जो आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। एंड कम्युनिटीज में डिमांड रिड्यूस्ड इमिशन, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटीज, जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस एरिया के अंदर आपकी कंपनी काम कर रही है, उसके इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब जब आप शुगर का प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें बेशुमार पानी का इस्तेमाल होता है। और वो जो पानी होता है वो मतलब अगर ट्रीट किए बगैर, क्योंकि उस प्रोसेस में वो पानी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जो शुगर मेकिंग का प्रोसेस होता है, तो वो अगर ट्रीट किए बगैर वही पानी अगर आप बाहर थ्रो कर देंगे इर्द गिर्द की आबादियों में, तो वो जो इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ हैं, वो आपके स्टेक होल्डर्स हो गए ना, मतलब आप इंटरेस्टेड पार्टीज होगी, क्योंकि आपकी एक्टिविटी से उनको इम्पैक्ट हो रहा है। तो उनकी डिमांड को अंडरस्टैंड करना और उनकी इश्यूज को अंडरस्टैंड करके रिजॉल्व करना, ये रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तभी आप एक इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल भी दी है कि एक गुड प्रोसेसिंग कंपनीज इंटरेस्टेड पार्टीज कुड इंक्लूड कस्टमर्स हो सकते हैं डिमांडिंग ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। अनदर मिसाल से आपको समझाया गया, वहाँ पे ग्रीनर प्रोडक्ट चाह रहे हैं, यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि आपके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हो आपकी प्रोडक्ट के अंदर। लोकल रेजिडेंट्स वरीड अबाउट वेस्ट वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी सराउंडिंग कम्युनिटीज़ हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको वरी वरी है कि आपका अगर बिजनेस ऐसा है कि जो वेस्ट वाटर थ्रो करता है, तो उससे उनको इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, चूंकि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, तो इसलिए हम किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट नहीं कर रहे। बिजनेस, यहाँ पे कोई भी बिजनेस हो सकता है जो जिसमें इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, ठीक है ना। और रेगुलेटर्स मॉनिटरिंग कंप्लाइंस, और रेगुलेटर्स जो है वो उनकी मतलब है कि उनकी आपके ऊपर मॉनिटरिंग हो सकती है, और उसको उनके कोई स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है, और उनको कंप्लाई करना आपके लिए लाजमी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम 4.3 की बात कर लें, तो इसमें बेसिकली हम स्कोप को डिफाइन करते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के स्कोप को किस तरह करते हैं? डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ योर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम विच लोकेशंस, एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड। यानी आपने अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जिसको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करना है या उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन सी लोकेशन उसमें शामिल होगी, कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें शामिल होगी, और कौन कौन सी प्रोडक्ट उसके अंदर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि हर ऑर्गेनाइजेशन तमाम प्रोसेसेस को अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड करे। इट डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि कहाँ पे ज़्यादा फैक्टर है, इशू ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहाँ पे, उस पर ज़्यादा फोकस करें। कंसीडर योर कॉन्टैक्ट्स, इंटरेस्टेड पार्टीज डिमांड्स एंड द स्केल ऑफ योर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स व्हेन डिटरमिनिंग स्कोप। तो जब आप स्कोप डिटरमिन करेंगे, तो इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज जो है उनकी एनालिसिस आपके पास होगी, तब आप फिर अपना स्कोप डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है ये स्कोप किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का। उसकी एग्जांपल भी दी है। A multinational corporation may have a global EMS while a small factory might limit its scope to a single location। मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आप एक ग्लोबल पॉलिसी भी बना सकते हैं, यानी उस सबको अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, एक आपकी फैक्ट्री यूरोप में है, एक आपकी अफ्रीका में है, एक एशिया में है, उन सबको भी आप शामिल कर सकते हैं आप ग्लोबल पॉलिसी के अंदर, ग्लोबल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और एक छोटी फैक्ट्री है जो अपना उस स्पेसिफिक जो प्लांट है या जहाँ पे उसकी लोकेशन है, उसको शामिल करेगी। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर कंपनी आप अपना स्कोप जो है डिटरमिन कर सकते हैं। 4.4 बेसिकली इस चीज़ को कहती है कि जी आप एक इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ना सिर्फ आप इस्टेब्लिश करेंगे, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ 4.4 क्लास, जो कि ऑडिट में, मतलब अगर आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, आपने अप्लाई नहीं किया हुआ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू आर वायोलेटिंग दिस क्लास, ये नॉन कन्फर्मिटीज में आ जाएगी चीज़। उसके बाद हम क्लास 5 में आ जाते हैं। क्लास 5 जैसे हमने ये एक यूनिवर्सल मतलब है कि स्ट्रक्चर है, चूँकि
तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं, और क्लास 5 चाहे आप हेल्थ एंड सेफ्टी में पढ़ेंगे, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी की लीडरशिप की बात होगी। आप क्वालिटी में पढ़ेंगे, वहाँ पे क्वालिटी की लीडरशिप की बात होगी, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के रिलेटेड लीडरशिप की बात हो रही है। अब 5.1 क्या कहती है? लीडरशिप और कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी इन रिगार्ड टू इन्वायरमेंट। टॉप मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोएक्टिव इन्वायरमेंटल लीडरशिप गोइंग बियॉन्ड कंप्लायंस। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब हादसात हो जाएं तो फिर उनको होश आए कि जी अब इसको रोकने की कोशिश करते हैं। नो, प्रोएक्टिव इन्वायरमेंटल लीडरशिप मतलब उन्होंने प्रिवेंशन करनी है बिफोर टाइम के, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इन्वायरमेंटल थ्रेट आए उससे पहले वो उसकी प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लेंगे, उनके लिए कोशिश करेंगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इज इंटीग्रेटेड इनटू रोल्स एंड बिजनेस डिसीजन। यानी अगर आपकी मैनेजमेंट में मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हुई हैं, तो इससे भी आपको इसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैनेजमेंट की कमिटमेंट कितनी है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर सीईओ प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, डिपार्टमेंट हेड्स हैव एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस आर फैक्टर्ड इन प्रोक्योरमेंट डिसीजंस। अब देखें, अब अगर यहाँ पे इस क्लास को एक मिसाल के जरिए सम अप किया हुआ है कि सीईओ चाहता है कि सस्टेनेबल इनिशिएटिव ले, ठीक है ना? अब वो चाहता है, अब उसकी ट्रांसलेशन इनटू प्रैक्टिकल फील्ड कैसी होगी? डिपार्टमेंट हेड्स हैव एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस टारगेट। डिपार्टमेंटल हेड्स के टारगेट्स बने होंगे इन रिगार्ड टू इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन आर फैक्टर्ड इनटू प्रोक्योरमेंट डिसीजन। और आपके यहाँ पे मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, मतलब इनपुट परचेज करेंगे, तो उनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ज़हन में रखेंगे। कोई ऐसा मटेरियल उसमें इन नहीं हो सकेगा जो आपको इन्वायरमेंटल या वेस्ट जनरेशन प्रॉब्लम करे और आपके इन्वायरमेंट को डैमेज करे। ठीक है ना? अगर कमिटमेंट मौजूद है तो ये कमिटमेंट की ये साइंस हैं जिससे ये जाहिर होगा कि आपकी मैनेजमेंट की कमिटमेंट मौजूद है, और ये स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करता है कि आपको ये करना है। ठीक है? उसके बाद 5.2 कहता है कि आप एक इफेक्टिव इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है? ये रिक्वायरमेंट ऑफ 5.2 की, इसको हम हमारा जो थर्ड सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो किस तरह क्रिएट की जाती है, डेवलप की जाती है। उसके बाद 5.3 जो क्लॉज है, सब क्लॉज है 5 की, उसमें मतलब ये डिफाइन किया गया कि जो आपने इन्वायरमेंटल पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए या अपने इन्वायरमेंट को इन्हेंस करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, उनमें आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि नहीं किए। ठीक है ना? तो जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे तो फिर उसके लिए इन्वायरमेंटल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे फैसिलिटी मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल, अ वेस्ट कोऑर्डिनेटर हैंडल्स वेस्ट मैनेजमेंट, एंड स्पेसिफिक एम्प्लॉइज में बी टास्क विद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे देखें, ब्रेक डाउन किया गया है, मिसाल के जरिए आपको समझाया गया कि ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिगार्ड टू इन्वायरमेंट कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मुख्तलिफ जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे, जो कि करना ज़रूरी है। ठीक है जी? कंटिन्यूअल इंक्रीज। अच्छा, ये आ गया आपका की प्रिंसिपल्स पॉलिसी का। अच्छा, लाइफ से हाँ, ये जब आप ऑब्जेक्टिव अपने बनाएंगे तो मतलब है कि आपने जहन में रखना है, या जब आप पॉलिसी मतलब डिफाइन करेंगे तो इनमें ये जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का फैक्टर है, पोल्यूशन प्रिवेंशन है, कंप्लाइंस है, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव है, रिसोर्स कंजर्वेशन है, इंगेजमेंट है, इन इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। ये लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव हम जो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जब आप ये मतलब है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर लेंगे तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव भी सेट करेंगे, अपने मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप भी आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के अंदर डिटेल से डिस्कस हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं इसको बयान करूँगा, लेकिन हमारा जो थर्ड सेशन है वो है ही टोटल इन्वायरमेंटल पॉलिसी के ऊपर, उसमें आपको इसकी डिटेल से इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब हम अगर क्लास 6 की बात कर रहे हैं तो जो पीडीसीए मॉडल को जेन में लाएं आप।
ठीक है ना, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। तो ये क्लास 6 जो है ये समझ लें कि पहला नुक्ता है प्लानिंग का, जिसमें प्लानिंग में दो तरह के एक्शन आपने करने होते हैं। नंबर एक, आपने जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क हैं, जिसको इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स कहते हैं, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर डिटेल से ब्रीफ किया कि हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिस्क की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनके कंट्रोल मेजर्स बनाएंगे ताकि आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। मिसाल के तौर पे इसके लिए आपको प्रोएक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे स्पेल्स हैं, लीगल नॉन कंप्लायंस हैं, या कोई अपॉर्चुनिटीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्रिएट हो रही हैं, एनर्जी एफिशिएंसी है, मसलन अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे आप कोई ये जो आजकल मतलब है कि एफिशिएंट एनर्जी के सोर्सेज हैं, या मतलब ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, उनका यूज़ बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उनका आप यूज़ कर लेंगे। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है ना, कि मसलन आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी आप फ्यूल से जनरेट कर रहे हैं उसकी बजाय अगर आप किसी और मतलब है कि सन से, जैसे सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, उससे अगर अगर आप अपनी नीड पूरी कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा इन्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन अगर वही एनर्जी आप पैदा करेंगे फ्यूल के ज़रिए तो उसकी इमिशंस होंगी, उसका इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखना है अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कि आपके इन्वायरमेंट को रिस्क किस किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहाँ पे वेस्ट बहुत जनरेट होती हो, आप कोई ऐसा काम करते हो, मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेम्परेचर हाई होता है, फायर का यूज़ बहुत होता है, फ्यूल का यूज़ बहुत होता है, फाउंड्रीज हैं, ऑयल एंड गैस है, डिफरेंट गैसेस का अखराज होता है वहाँ से, मतलब उस तरह के बिजनेसेस आप कर रहे हैं तो उसमें फिर डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करते हैं ना सिर्फ आपके उस ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को, बल्कि जो सराउंडिंग है उसको भी। अब तो यहाँ तक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है कि आपकी जो ऑफशोर रिग्स लगी हुई हैं उनके ज़रिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ज़रिए आपकी जो पानी की मखलूक़ात हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। माई कॉजिंग डिस्ट्रप्शन, ओ सॉरी मिस्टर तार लतीफ़, यार आपका अनफॉर्चुनेटली मसला रहता है।